हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैमेटिक्स लर्निंग हब। तो आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जो टॉपिक्स करने वाले हैं वो कुछ इस तरह हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, जनरली हम सिंगल चार्जेस के बारे में पढ़ते थे या दो चार्जेस के बारे में पढ़ते थे, जिसमें हमने बेसिकली पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में अबाउट द सिंपल कूलम्स लॉ। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इट इज विल बी अबाउट द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम देखेंगे किस तरह से इफ देयर इज अ बॉडी, उस बॉडी में बेसिकली कई सारे चार्ज एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट टू इन अ कंटिन्यूअस वे। तो इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगने वाला फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है, वी विल फाइंड आउट ड्यूरिंग दिस लेक्चर। सेकेंड जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बेसिकली अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। राइट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिकली हम तीन टाइप्स पढ़ेंगे, जिनमें से आपका आएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लीनियर में बेसिकली वील बी डीलिंग विद अ वन डायमेंशनल फिगर, जहाँ पे हम एक सिंगल लाइन लेंगे और अ कर्व वन डायमेंशनल की बात करेंगे और उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली हम एक 2D फिगर या टू डायमेंशनल फिगर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से एक 2D फिगर या किसी सरफेस की वजह से पर्टिकुलर पॉइंट पे लगने वाला फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है। Okay, and the last one that I have in this category is your volume charge distribution, जिसमें हम particularly वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे और उस वॉल्यूम की वजह से बेसिकली कितना जो है चार्ज हो सकता है, उसमें हम 3D फिगर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स। लास्टली हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में अबाउट योर इलेक्ट्रिक डायपोल। आखिर ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, जिसमें हम बेसिकली देखते हैं दो चार्जेस जिसके सेम मैग्नीट्यूड हो बट ऑब्वियसली उनका साइन, राइट, चार्जेस का जो साइन हो पॉजिटिव नेगेटिव, दे हैज टू बी ऑपोजिट। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से वो डायपोल मोमेंट बनाता है। ओके, सो ये सारी चीजें जो है आज हम करने वाले हैं आज इस लेक्चर के दौरान। तो डेफिनेटली मेरे चैनल को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को डेफिनेट लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर करें। आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको हेल्प करता है अपने ग्रेट कोर्सेज प्रोवाइड करके टू हेल्प यू अचीव योर ड्रीम। तो मुझे ज़रूर से अनअकैडमी पे फॉलो करें। आप मेरे लाइव क्लासेस फॉर क्लास 11 एंड 12 भी विजिट कर सकते हैं और अगर आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करते हैं यू विल श्योरली गेट अ 10% डिस्काउंट फॉर क्लास 11 एंड 12 फिजिक्स। सो ज़रूर से मुझे फॉलो करें अनअकैडमी पे। डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपना लिंक दे दिया है, यू कैन फॉलो मी देयर एट अनअकैडमी। हम बात करने वाले हैं अपने पहले टॉपिक के बारे में जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो यू कैन सी देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कंटिन्यूअस। यहाँ पे मैंने डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। ओके, डिस्क्रीट मीन्स जो अलग अलग वैल्यूज हों, बट यहाँ पे हम बेसिकली कंटिन्यूटी के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो डे टू डे लाइफ में बेसिकली हमें जो चीज़ों से डील करना पड़ता है वो इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, तो हम जिन चार्जेस से डील करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो काफ़ी ग्रेटर होता है। दे हैव अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, जो चार्ज की वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। रादर कि हमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कहीं मिल जाए या सिंगल प्रोटॉन मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। हम बेसिकली कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से डील करते हैं जिनका चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं जो क्वांटाइजेशन कंडीशन होती है दैट वाज क्यू टाइम्स विच इज इंटीजर टाइम्स ई, इंटीग्रल टाइम्स ई, ये जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है हम यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में डेफिनेटली जो है इग्नोर कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई हैव ओवर हियर। ओके, तो अगर मैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूं तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यहाँ पे हम सिंपली जो है मानेंगे कि देयर इज अ स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज ओवर अ लार्ज स्पेस।
सो यहाँ पे बेसिकली स्प्रेडिंग होगी, द चार्जेस विल बी स्प्रेड ओके ओवर अ स्पेस और अ रीजन, ओवर अ स्पेस और अ रीजन ओके। तो देयर विल बी अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस यहाँ पे जो बेसिकली होगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, यू कैन इवन हैव लाइक अगर आप सिंपली कर्व के बारे में बात करोगे, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बात में करोगे, तो यहाँ पे हम लीनियर शब्द का इस्तेमाल करेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सिंपली लाइन के बारे में। अगर मैंने कोई सरफेस ले लिया है तो वहां पे बेसिकली हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। और अगर मैंने कोई वॉल्यूम ले लिया है, मान लीजिए स्फीयर ले लिया है जो कि ऑब्वियसली 3D फिगर है, तो विल बी टॉकिंग अबाउट योर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुछ यही कहानी है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां पे हम चार्ज का जो स्प्रेड मानते हैं कि वो फैला हुआ है ओवर अ लार्ज रीजन ओके। तो उसी तरह से आई कैन लाइक इवन हैव दिस समथिंग लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कहीं एक सिंपली एक वॉल्यूम कुछ भी लेके चलूं, तो इसका अगर मैं कोई चार्ज एलिमेंट DQ कंसिडर करती हूँ ओके, तो उस चार्ज की वजह से आई कैन सिंपली फाइंड आउट कि इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे फोर्स क्या होने वाला है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है ओके। तो दिस विल कम ऑल अंडर योर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप ये टॉपिक जो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आपको डेफिनेटली समझ आ गया हो। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे अबाउट योर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो लेट अस नाउ कैलकुलेट कि फोर्स क्या होगा किसी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एट एनी पॉइंट P, और उस पॉइंट P पे हम रखेंगे चार्ज Q0। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज सिंपली चार्ज, दिस इज योर सिंपली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है राइट, एंड दिस इज पॉइंट P। पॉइंट P पे हमने जो है एक स्मॉल चार्ज रखा हुआ है, दैट इज Q0 डिनोट किया है हमने। यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं एक चार्ज एलिमेंट राइट। अगर मैं बात करूं कंटिन्यूस बॉडीज की राइट, सो ऑब्वियसली कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स होंगे, देयर विल लॉट ऑफ एलिमेंट्स जो कि कई सारे चार्ज एलिमेंट्स होंगे। तो उन्हीं चार्ज एलिमेंट्स में से मैंने एक चार्ज एलिमेंट ले लिया DQ, और मान लिया इस DQ से जो डिस्टेंस है पॉइंट P की जहां पे इस चार्ज को रखा गया है Q0 को, इन दोनों के बीच की दूरी R है ओके। सो I have used here vector notation basically okay। तो जो डायरेक्शन होगा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, इट विल बी फ्रॉम DQ टू Q0, तो हम उसको डिनोट करेंगे R कैप से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि हम किस तरह से इन चीजों को करेंगे। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें निकालना है कि इस चार्ज एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पे कितना फोर्स लगेगा। आई होप यू रिमेंबर, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था किसी पॉइंट पे P पे अगर आपको फोर्स निकालना हो तो यू सिंपली नीड टू पुट अ यहाँ पे Q0 रखना है। तो यहाँ पे सिंपली ऑल्दो में यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी टेकन अ Q0, तो दैट वाज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स निकालने के बाद निकाल सकते हैं। तो सिंपली दिस इज द सेटअप दैट आई हैव। सो लेट्स नाउ अप्लाई कूलम लॉ बिटवीन दीज टू चार्जेस। पता करते कितना फोर्स है। सो जो फोर्स आएगा, आई एम टेकिंग अ वेक्टर नोटेशन, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज हम यहाँ पे डील कर रहे हैं विथ फ्री स्पेस ओके। Q1 इंटू Q2, तो अगर इसको Q1 लेके चलते हैं तो इट विल बी Q2। सो आई विल बी हैविंग यहाँ पे DQ Q0, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो दैट इज योर R। सो यहाँ पे R स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ R कैप है ओके। तो R कैप जो है यहाँ पे बेसिकली ये यूनिट वेक्टर है ओके, एंड इसका जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम DQ टू Q0 ओके। सो आई होप इट्स क्लियर। तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे सिनेरियो है ओके। नाउ ऑब्वियसली वन मोर थिंग, दिस विल बी DF, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ज एलिमेंट की वजह से हमने निकाला है DQ की वजह से, तो ऑब्वियसली हमें एक स्मॉल फोर्स का कंट्रीब्यूशन मतलब एक DF कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे हर एलिमेंट की वजह से इसी पॉइंट पे, हर एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे अगर निकालना हो कि टोटल फोर्स कितनी होगी, तो मैं क्या करूंगी, कंटिन्यूस बॉडी के केस में वी विल मेक यूज ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, ऐसे ही DF एलिमेंट्स को निकाल लेंगे हर DQ के कंट्रीब्यूशन से और हम उनका समेशन कर देंगे। यहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। सो अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना होगा, दैट इज योर वेक्टर F, so what will I do, I'll integrate it DF vector
right? So let's now put the value of df over here. Now on putting it, I'll get it something like this. f जो आएगा, it will be coming out as, right, 1 by 4 pi epsilon naught integration dq q naught by r square r cap, right? We can also rearrange it and we can simply, this is will be, हम यहाँ पे q naught को बाहर निकाल सकते हैं. So vector f will be 1 by, यहाँ पे q naught we can take it out, so I can have q naught divided by 4 pi epsilon naught integration dq by r square, and this is r cap. Okay, so basically this is the formula that I'll be getting, okay, for find when I'll be finding this, जब यहाँ पे मैं total force निकालूंगी at point Q. So this is what the formula for the total force due to this continuous charge distribution at a point P. तो कुछ इस तरह से हम निकालते हैं. तो हमने बात किया कि फोर्स पर्टिकुलर पॉइंट P पे किसी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितना होगा, जिससे हमें फाइनली ये फॉर्मूला आके मिला. ओके, दिस वाज द फॉर्मूला दैट आई गॉट. नाउ अब इसमें हम जो है चार्ज सिस्टम के में, जो कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम में हम बेसिकली अब जो है डिस्ट्रीब्यूशन में 3 डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे. सो विल बी टॉकिंग अबाउट 3 डिस्ट्रीब्यूशंस. तो सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज योर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स आप वर्ड से समझ ही रहोगे, यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब हम जो है 1 डायमेंशनल फिगर की बात करेंगे. सो आई कैन हैव अ कर्व और आई कैन हैव अ लाइन. ओके, सो ये दोनों चीजें होंगी. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ. यहाँ पे मैंने एक कर्व 1 डायमेंशनल फिगर कंसीडर किया है जिसपे जो चार्ज है दैट इज योर प्लस, जो कि मैंने यहाँ पे शो किया है. इसका हम अगर एक स्मॉल एलिमेंट लेंथ का कंसीडर करें dl, जिसका जो चार्ज है दैट इज योर dq. ओके, dq है, dq इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज कंटेन्ड इन दिस dl. ठीक है, तो पॉइंट P पे अगर हमें निकालना है कि बेसिकली कितना फोर्स होता है, तो हम एक कोई एग्जाम्पल करके सिंपली आगे मैं बताऊंगी, रिंग का एग्जाम्पल लेंगे एक. तो पहले समझते हैं कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कर्व या 1 डायमेंशनल फिगर में किस तरह से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. यहाँ पे एक वर्ड आता है दैट इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी. ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर मीन्स लाइन, ऑब्वियसली ओवर अ लाइन. तो यहाँ पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं बाय लैम्डा. लैम्डा जो होता है वो सिंपली आपका होता है, अगर मैं इस केस में कंसीडर करूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ओवर दिस 1 डायमेंशनल फिगर या लेंथ क्या होगी, इट विल बी योर चार्ज पर यूनिट लेंथ एट दिस पॉइंट ओवर हियर. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैंने इसको बड़ा बनाया है, पर अदरवाइज दिस एलिमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल. ओके, सो दिस इज समथिंग आई हैव इट लाइक दिस. I can also write it dq. अगर मैं चार्ज निकालना चाहूँ, how much charge is contained in this small element dl, तो मैं यहाँ से rearrange करके निकालूंगी. dq will be lambda into dl. तो this is what I have over here. तो हम जो है एक एग्जाम्पल चलिए कंसिडर करते हैं बेसिकली रिंग का. ओके, मान लीजिए मेरे पास एक रिंग है. ओके, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. ओके, जिसका रेडियस मान लीजिए है कैपिटल आर, जिसका रेडियस है कैपिटल आर. ओके, तो यहाँ पे भी रिंग जो है एक इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ लीनियर फिगर. तो यहाँ पे भी कई सारे जो है DQ होंगे. आई कैन हैव अ लॉट मोर DQ हियर, कई सारे DQ एलिमेंट्स होंगे. तो दिस इज अबाउट रिंग. तो रेडियस इसका आर है एंड वी हैव अ लॉट ऑफ चार्ज एलिमेंट्स ओवर हियर. तो इस केस में अगर मैं लैम्डा पता करना चाहूँ तो यहाँ पे जो आपका लैम्डा निकल के आएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो मान लीजिए इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल वो है Q. तो आई कैन राइट इट एज लैम्डा इक्वल्स टू Q बाय लेंथ ऑफ दिस रिंग. तो लेंथ जो होगी रिंग की क्या होगी, वो उसके सर्कमफेरेंस की बराबर होगी. सो सर्कमफेरेंस इस रिंग का क्या हो जाएगा 2 पाई r. तो ये टोटल लेंथ हो गई. तो मुझे यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल गई है. राइट, नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि dq की वैल्यू क्या होगी इस रिंग के केस में. दैट इज व्हाट विल बी dq. dq इज द चार्ज कंटेन्ड in that small length dl.
तो लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट. ओके, सो आई हैव गॉट दिस वैल्यू. ओके, नाउ हमने पता किया, अभी निकाला था dq जो होता है आपका लैम्डा इंटू dl होगा, चार्ज कंटेन इन अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl. ओके, स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस है यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे रिंग के लिए. तो ये वाली वैल्यू जो है लैम्डा की यहाँ पे पुट करिए. सो यू विल गेट dq इक्वल्स टू q बाय 2 pi r into dl. So this is what I have over here. Now, अब इस dq की वैल्यू को आप इस इक्वेशन नंबर 1 में सिंपली पुट कर दीजिए. लेट अस नाउ पुट द वैल्यू हियर. तो मुझे जो फोर्स की वैल्यू मिलेगी, मान लीजिए इस रिंग की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे, जहाँ पे ऑब्वियसली आपका चार्ज Q नॉट रखा गया है, तो मुझे मतलब कि एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट जो कि रिंग का है उसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा कुछ डिस्टेंस पे एट पॉइंट P. तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूला का अब इस्तेमाल कर सकती हूँ जो हम लोगों ने जनरल केस में निकाल लिया था. तो हम डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करेंगे. तो वेक्टर F विल बी कमिंग आउट Q नॉट बाय, ऑब्वियसली दिस इज फॉर लीनियर, तो यहाँ पे आई राइट L एज अ सबस्क्रिप्ट 4 pi epsilon naught here, and I'll be having integration. Let us put the value of dq. dq आपका हो जाएगा q by 2 pi capital R, and obviously I have a small r square here. Okay, and this is your the value of the dq. I've got it. Then dl r cap, यहाँ पे हमें जो है ये फाइनल वैल्यू मिल चुकी है. So this is the value for the force due to this ring at point P. तो इसी फोर्स हमें मिल चुका है. यहाँ पे हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं. टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करेंगे, हम फोर्स को डिवाइड कर देंगे. फोर्स लग रहा है चार्ज Q नॉट पे, तो Q नॉट से डिवाइड कर देंगे. तो हमें यहाँ पे फाइनली जो वैल्यू मिलेगी, Q नॉट कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली. तो आई विल बी हैविंग 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन Q बाय 2 पाई R small r square dl dot r cap. So this is the formula that I'll be getting in case of a one day figure which is ring over here. तो कुछ इसी तरह से अब हम जो हैं अपने सेकेंड टॉपिक, इनफैक्ट सेकेंड टाइप के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लेट अस सी व्हाट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो फॉर्मूला हम F का जो है वी विल कीप इट हियर ओनली, राइट. तो जैसे हमने लाइन कंसीडर किया था, अब यहाँ पे हम एक सरफेस कंसीडर करेंगे. बेसिकली हम जो है यहाँ पे 2 डायमेंशनल फिगर के बारे में बात करेंगे. ओके, 2 डायमेंशन में हम यहाँ पे सिंपली लेके चलेंगे. नाउ ओके, सो आई शुड बी हैविंग एनी सरफेस ओवर हियर. ओके, सो लेट्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे बेसिकली सपोजिंगली मेरे पास कोई जो है सरफेस है. ओके, दिस इज सम सरफेस हैविंग सपोज पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है. तो यहाँ पे हमें यहाँ पे कोई एक सरफेस एलिमेंट ले सकती हूँ विच इज योर ds, और इसमें जो चार्ज कंटेंट है सपोज दिस इज dq. तो जब हम बात करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, विच इज योर सेकेंड टाइप. Okay, so yeah, I should be having any surface over here. Okay, now here I can have कोई भी surface हम लेके चल सकते हैं, right? तो यहाँ पे जो हम देखेंगे surface पे distribution देखेंगे चार्ज का. तो ये कोई एक surface है एंड यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है विच इज बेसिकली पॉजिटिव ओवर हियर. यहाँ पे हमने एक स्मॉल एरिया कंसिडर किया है बाय ds. तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी, देयर इज अ वर्ड विच इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी था, यहाँ सरफेस के केस में आपका आ जाएगा. ओके, सो सपोजिंगली यहाँ पे अब मैंने जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको डिनोट करेंगे सिग्मा से, एंड इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पॉइंट. सो यहाँ पे हो जाएगा चार्ज, यहाँ पे क्योंकि मैंने dq लिया है, ओके, dq पर यूनिट एरिया जो कि आपका यहाँ पे हो जाएगा ds. ओके, सो अगर मैं निकालना चाहूँ कितना चार्ज कंटेंट है इन दिस स्मॉल
एरिया एलिमेंट ds, सो dq आपका आ जाएगा यहाँ पे सिंपली इट विल बी, आई विल राइट इट हियर, जो dq आ जाएगा सिग्मा इंटू ds, राइट। तो चलिए मान लेते हैं, अगर मैं सपोजिंगली सरफेस कंसीडर करती हूँ किसी स्फीयर का, इनफैक्ट अगर किसी स्फीयर का जो है कंसीडर करते हैं, ओके कोई एक स्फीयर मान लीजिए, आई विल बी टेकिंग अ स्फीयर, यहाँ पे आई कैन हैव मेनली, मैं इसका सरफेस लेके चल रही हूँ, ओके तो उसमें जो है आपका सिंपली जो आपका आएगा सिग्मा की जो वैल्यू आएगी, इट विल बी लाइक चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज मान लीजिए dq है उस सरफेस, लाइक स्फीयर के सरफेस पे, ओनली सरफेस के बारे में बात करें, नॉट अबाउट द वॉल्यूम, तो q बाय जो सरफेस लाइक जो एरिया आएगा उस केस में 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट आई विल बी गेटिंग। सो ये सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे हो गई। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम चार्ज कितना कंटेन है, ओके उस स्फीयर के सरफेस में, छोटा सा अगर सरफेस, ये मैं ds लेके चलूं तो इस ds में कितना एक्चुअली चार्ज कंटेंट है, तो मुझे वहां से जो वैल्यू मिलेगी, ओके सो आई कैन राइट इट हियर, आई विल बी गेटिंग, यहाँ से मुझे फाइनली जो है मिलेगा dq चार्ज कंटेन इन दैट स्मॉल, दैट इज सिग्मा into ds, okay and I can put the value of sigma over here which is your q by 4 pi r square and this is ds, okay so this, अब क्या करेंगे, सेम थिंग dq की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो लेट अस नाउ ट्राई टू पुट दिस वैल्यू हियर, सो मुझे क्या मिलेगा, ओके मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड इज दैट इस स्फीयर की सरफेस की वजह से, इस स्फीयर के सरफेस की वजह से, टोटल सरफेस की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगने वाला फोर्स कितना है, ओके लगने वाला फोर्स कितना है, और इसके बाद हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो फोर्स निकाल रहे हैं पहले, तो आई विल बी हैविंग q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq की वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज dq, dq है आपका q बाय 4 पाई r स्क्वायर, ओके आई हैव ds ओवर हियर, ओके obviously r square will not forget and dot, this is r cap। तो ये आपका लगने वाला फोर्स है इन केस ऑफ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ना फोर्स तो हमें पता चल गया, अब हम फाइंड आउट करते हैं सिंपली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा उस पॉइंट P पे। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करेंगे, इस फोर्स को जो है सिंपली डिवाइड कर देंगे Q नॉट से, तो यहाँ Q नॉट बस हट जाएगा। आई विल बी हैविंग 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन Q ds divided by 4 pi r square small r square dot r cap, okay so this is what I'll be getting in this case, okay so it's very easy to understand, same चीज ही कर रहे हैं हम इसमें, okay तो this is about surface charge distribution, जहाँ पे हमने simply like figure out किया कि आपका सिग्मा जो कि आपका है surface charge density क्या होता है। अब बात करते हैं हम volume charge distribution के बारे में, and we will do the same thing here, okay so we'll do the same thing over here। now volume charge distribution पहले हम बात करेंगे, volume charge distribution। तो जैसे हमने सरफेस के केस में सरफेसेस के बारे में बात की थी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे वॉल्यूम मान लेंगे हम, ओके तो आई कैन हैव एनी वॉल्यूम, मेरे पास कोई भी लाइक आई कैन हैव अ वॉल्यूम, ठीक है आई कैन हैव एनी वॉल्यूम। तो यहाँ जहाँ पे वहाँ जैसे हमने लाइन के केस में dl लिया था, सरफेस के केस में ds लिया था, तो हम यहाँ पे सिंपली dv ले लेंगे, वी विल टेक dv, और इसमें चार्ज जो कंटेन करता है स्मॉल एलिमेंट dv में, वो आपका हो जाएगा कुछ dq। तो इसमें भी जो है इस वॉल्यूम में कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये वॉल्यूम है, जस्ट कंसीडर इट टू बी वॉल्यूम, सिंपल फिगर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पे जो है फाइनली अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं अबाउट आर रो विच इज योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन एज, इट इज द चार्ज, क्योंकि हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया dv, चार्ज, ओके ओके रो विल बी चार्ज per unit volume, okay
सो सिंपल है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. रो विल बी, रो आपका क्या है, दिस इज योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज density. So volume charge density at any point in the volume will be defined as the charge, it is per unit volume. Okay, so it's very easy to understand कि यहाँ पे हमने dq लिया है for element dv. तो अगर हम निकालना चाहते हैं कि small element dv में कितना चार्ज कंटेन है, तो कैसे निकालेंगे, हम लिख सकते हैं चार्ज कंटेन इन द स्मॉल, चार्ज कितना कंटेन है स्मॉल वॉल्यूम v में, आई विल बी हैविंग रो इनटू dv. सो दिस इज व्हाट आई हैव. अब यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम स्फीयर ही लेके चलते हैं, स्फीयर कंसीडर करते हैं. सो सपोजिंगली आई हैव कंसीडर, यहाँ पे सिंपल वही है, स्फीयर लिया. अब यहाँ पे हम स्फीयर का वॉल्यूम लेके चलेंगे. ओके, इट मस्ट बी हैविंग सपोज रेडियस r है. तो वही चीज हम करते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स निकालते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं कि कितनी है. हम यही दो चीजें करने वाले हैं. सो लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. आई विल रब इट. सो स्फीयर का एग्जाम्पल आप कंसीडर करें, राइट. तो मुझे जो फाइनली जो निकल के आया था, यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालूं स्फीयर के केस में, तो आपको यहाँ पे मिलेगा, मान लीजिए चार्ज जो है इस स्फीयर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो Q है, टोटल चार्ज Q है. तो इट विल बी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब. ओके, अब तो अगर मैं इसी स्मॉल एलिमेंट में, अगर मैं स्मॉल एलिमेंट dv में पता करना चाहूँ कि dq कितना है, स्मॉल एलिमेंट dv में पता करना चाहूँ dq कितना है, तो क्या करूंगी मैं, आई विल बी डूइंग dq विल बी रो इनटू dv. सो dq आपका आ जाएगा, यहाँ पे रो की वैल्यू आप यहाँ से लेके सिंपली पुट कर दीजिए. सो आई विल बी हैविंग q बाय 4/3 पाई r क्यूब dv. वेरी इजी, बहुत इजी है. अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपली जो है निकालते हैं. अब dq की वैल्यू इस फोर्स के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ताकि मुझे इस पूरे स्फीयर की वजह से, इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट p पे फोर्स लगने वाला फोर्स ऑन ऑब्वियसली q नॉट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगा यहाँ पे. ओके, सो आई विल बी हैविंग, मुझे जो फोर्स निकलेगा सिंपली dq की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए. जो फोर्स जो निकल के आएगा q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, इंटीग्रेशन व्हाट इज dq, dq इज q बाय 4/3 पाई r क्यूब. तो यहाँ पे dv भी बचा हुआ है, ऑब्वियसली डॉट r कैप. तो ये आपको मिल जाएगा सिंपली जो है फॉर्मूला फोर्स का. अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं. दिस इज फॉर वॉल्यूम, सो आई विल राइट इट v. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वेक्टर f, जो आपका फोर्स आ रहा है उसको q नॉट से डिवाइड करेंगे. ऑब्वियसली हम इस पॉइंट p पे क्या रखेंगे, चार्ज जो है हम चार्ज क्या रखेंगे, q नॉट लगेंगे और पता करेंगे कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या है. सो जो बेसिक डेफिनेशन है वही इस्तेमाल कर रहे हैं. नाउ व्हेन आई पुट द वैल्यू, आई राइट इट हियर. देन यहाँ पे q नॉट बस गायब हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, इट विल बी कमिंग आउट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, लाइक दिस integration. Okay, this is 1. Okay, now and I'll be having q by 4/3 pi r cube dv dot r cap for the direction, it is the unit vector. तो कुछ इस तरह से जो है फॉर्मूला जो है फाइनली मुझे जो है पता चल गया कि तीनों केसेस में, चाहे मैं बात करूं यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी की, चाहे मैं बात करूं यहाँ पे सिंपली आपके सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो हर केस में जो है मुझे सिंपली जो है वैल्यू जो है मिल जाएगी. सो बहुत इजी है समझना, आप सिंपली इस चीज को कर सकते हो. तो आई होप ये टॉपिक आपको जो है तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डेफिनेटली समझ आ चुका होगा. तो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल. तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है. आप यहाँ पे सिंपली वर्ड देख सकते हो, डाई. डाई मीन्स टू. ओके, तो यहाँ पे डायपोल का मतलब है आई विल बी हैविंग टू चार्जेस, पेयर में वो होंगे. सो मान लीजिए मेरे पास पेयर है दो चार्जेस का. दिस इज वन ऑफ द चार्जेस, दिस इज अनदर. कंडीशन ये होती है, डायपोल तभी बनता है इलेक्ट्रिक डायपोल जब आपका के पास दो चार्जेस हो. मान लीजिए ये -q है. अगर ये -q है, मैग्नीट्यूड इसका q है, और ये है नेगेटिव चार्ज,
तो जस्ट इसका ऑपोजिट होना चाहिए साइन, मीन्स यहाँ पे मुझे प्लस होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, बट मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, विच इज योर क्यू. ओके, तो इट मीन्स दैट आई शुड बी हैविंग, एंड दे यहाँ पे दो चार्जेस का होगा एंड वो दोनों सेपरेट होंगे कुछ डिस्टेंस से. तो मान लीजिए दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, यहाँ पे आई कैन टेक इट एज 2a एज द डिस्टेंस ओवर हियर. सो कंडीशन क्या हो गई, दैट यहाँ पे ये बेसिकली पेयर है. ओके, दो चार्जेस का. ओके, ये दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इट शुड बी सेम. इट शुड बी सेम, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट पोलैरिटी अलग होनी चाहिए या साइन अलग होना चाहिए. दे शुड बी अनलाइक चार्जेस. ओके, दे शुड बी हैविंग द ऑपोजिट साइन, पोलैरिटी अलग होनी चाहिए, सिंपली ये है. मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, बट एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए हैविंग. तो इंपॉर्टेंट ट्राइंग टू से, मान लीजिए अगर ये -2 माइक्रोकूलम का है तो इसे +2 माइक्रोकूलम का होना पड़ेगा. ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर ये -2 माइक्रोकूलम का है तो ये +3 माइक्रोकूलम का हो जाए. नो, सो दिस कैन नॉट बी, इट ऑलवेज हैज टू बी 2. Magnitude should be same, but they can be unlike, means unlike in terms of signs. Okay, sign में अलग होना चाहिए. Now यहाँ पे आप ये देखोगे, बेसिकली जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ये एक्चुअली में आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. ओके, वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है. Now by formula it is given as, it is denoted by something like this, जो आपका डायपोल मोमेंट बेसिकली होता है. किस तरह से देते हैं, I'll tell you. It is denoted by small p, vector sign, obviously. तो either of the charges का आप मैग्नीट्यूड ले सकते हो कि -q है +q है, तो आप सिंपली यहाँ पे q ले लोगे, मैग्नीट्यूड लेना है तो either of the charges का मैग्नीट्यूड लोगे, मल्टीप्लाई करोगे उनकी बीच की दूरी से, which is your 2a over here. Now you can ask me over here कि यहाँ तो मुझे हर चीज स्केलर दिख रही है, बट ये वेक्टर किस तरह से हो गया. It can occur in your mind, right? The thing is that जो यहाँ पे आप ये 2a देखते हो, आप सोचोगे ये डिस्टेंस है, राइट, बट नो, दिस इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट. तो ये जो 2a लिया गया है ये एक्चुअली आपका डिस्प्लेसमेंट है. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, इस 2a का जो डायरेक्शन लिया जाता है बाय कन्वेंशन, लाइक बाय कन्वेंशन वेयर इन फिजिक्स, अगर हम क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे. तो बाय कन्वेंशन इन फिजिक्स जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो 2 है इसका जो डायरेक्शन है वो लिया जाता है आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो यहाँ पे अगर इसका मैं डायरेक्शन बताऊं, मतलब नेगेटिव से जाएगा पॉजिटिव में. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, वो लिया जाता है. यहाँ पे जो जस्ट ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो ये बेसिकली आपकी एक डिस्प्लेसमेंट है. सो आई कैन जस्ट पुट अ वेक्टर साइन ओवर हियर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. सो इसका डायरेक्शन होगा -2 प्लस, मतलब -q से +q. तो दिस विल बी द डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट 2a. ओके, सो आई होप आपको अब ये चीज जो है डेफिनेटली समझ में आ गई है, राइट. तो दिस इज व्हाट आई हैव. अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, यूनिट के बारे में बात करूं तो यूनिट ही बहुत सिंपल है. दिस इज योर कूलम, चार्ज का कूलम होता है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में ऑब्वियसली आई बी टेकिंग इट एज मीटर ओनली, तो आई कैन हैव इट एज कूलम मीटर. बेसिकली मैं यहाँ पे SI यूनिट के बारे में बात कर रही हूँ. ओके, अदरवाइज यू कैन हैव इन CGS ऑल्सो. CGS के केस में यू सिंपली हैव टू टेक दिस कूलम एज स्टैट कूलम. CGS के केस में आप कूलम को स्टैट कूलम बुलाओगे और मीटर की जगह आप लोगे सेंटीमीटर, तो स्टैट कूलम सेंटीमीटर हो जाता है. दैट इज इन केस ऑफ CGS सिस्टम. तो बट हम यहाँ पे अभी SI यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट आई हैव द होल सीन अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल. तो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो है इलेक्ट्रिक डायपोल होता है. तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल करते हैं कि किस तरह से डायपोल जो एग्जिस्ट करता है. एक मैं मॉलिक्यूल लेके चलूंगी, लाइक HCl. ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका मॉलिक्यूल आई विल बी टेकिंग. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द होल थिंग इज,
किस तरह से जो है बेसिकली उन मॉलिक्यूल्स में जो पॉजिटिव सेंटर और जो नेगेटिव सेंटर होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो वो जो सेंटर्स अलग हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स, वही मिलके डायपोल बनाते हैं। ओके, तो मान लीजिए मेरे पास है HCl। ओके, अनाइल सी ये कैसे कंबाइन करेंगे। ओके, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन का है। जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ वेयर, दिस इज फॉर हाइड्रोजन। ओके, so we are talking about HCl। ओके, ये हाइड्रोजन का है मान लीजिए, जिस सिंपल एटम है, न्यूक्लियस है उसमें एंड ऑल लाइक दैट। यहाँ पे जो है क्लोरीन है। ओके, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो HCl जब पूरा फॉर्म होगा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जिस वजह से जो इनका जो इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ये आपस में शेयर करेंगे। ओके, तो ऑब्वियसली दिस इज द ऑर्बिट जिसके अराउंड जो है विल बी हैविंग द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग। ओके, तो ये जो H और Cl है, बेसिकली ये जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन का एंड क्लोरीन का एक होगा। ये जो है एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे कुछ इस तरह से। सो आई कैन सिंपली राइट इट एज H यहाँ पे, Cl यहाँ पे एंड देयर इज अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे, शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे अब देखिए क्लोरीन जो है, क्लोरीन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं रहेगा दोनों के, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा क्लोरीन की तरफ। ये जो शेयरिंग हो रही है, ये पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींचेगा। कौन खींचेगा? क्लोरीन खींचेगा। तो थोड़ा सा जो है इसको शिफ्ट करके हम बनाएंगे, ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ जो है ज्यादा रहेगा। ओके, नाउ तो कुछ ये सीन होता है जिस वजह से क्या होता है कि क्योंकि क्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस केस में क्या होता है, जो सेंटर्स होते हैं पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस के, वो अलग हो जाते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये है आपका नेगेटिव सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ओके, और मान लीजिए ऑब्वियसली नेगेटिव इधर आ गया है तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा। दिस इज, मान लीजिए ये है, दिस इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ओके, सो दिस इज सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो बेसिकली इन दोनों का जो सेंटर्स है, इन दोनों एटम्स का जो सेंटर है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे कोइंसाइड नहीं करने वाला, ये सेपरेट आउट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक डायपोल की तरह काम करने लगते हैं, राइट। तो दिस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दे फॉर्म अ डायपोल। एकदम सेम वैसा ही सीन बन गया जैसे मेरे पास एक -Q। ओके, जैसे मेरे पास जो डायपोल के केस में, आई होप यू रिमेंबर, अभी मैंने बताया था, जैसे मेरे पास डायपोल के केस में था एक -Q चार्ज और एक +Q चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो आप इसको ले सकते हो -Q, बेसिकली दिस इज +Q। तो यहाँ पे +Q हो गया, यहाँ पे -Q हो गया, और इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो कुछ सेपरेशन है। तो जस्ट सिमिलर केस बन गया डायपोल का। तो दैट इज वाई इन मॉलिक्यूल्स में, जैसे मैंने HCl की बात की, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है। And obviously electric dipole moment is given as the product of either of the charges multiply the separation between them. Okay, so ये था पूरा lecture about the charge distribution types as well as electric dipole के बारे में। I hope आपको ये topic जो है definitely अच्छे से समझ आया हो। तो जाने से पहले again I'll tell you कि मेरे चैनल Phematics Learning Hub को ज़रूर से सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें। ओके, आप मेरे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हो, वहाँ पे यू कैन गो एंड लाइक द पेज। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी एट टेलीग्राम चैनल, एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ओवर अनअकैडमी, वेयर you can simply get to see a lot of great courses by the best educators of India. So do visit me there also. Thank you so much, everyone.